अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। आज खैबर पख्तूनख्वा के शहर नौशहरा में दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक की मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद होने वाले खुदकुश धमाके में जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक ग्रुप के सरबरा और मदरसे के नायब मोहतमिम मौलाना हामिदुल हक समेत 8 अफराद शहीद हो गए हैं, जबकि 18 अफराद जख्मी हो गए हैं। मौलाना हामिदुल हक JUI समीउल हक ग्रुप के बानी मरहूम मौलाना समीउल हक के बेटे थे। 2018 में मौलाना समीउल हक के पुरस्रार कत्ल के बाद मौलाना हामिदुल हक को JUI समीउल हक ग्रुप की सरबराही मिली थी। इससे पहले वो 2002 से 2007 तक MNA भी रह चुके हैं। जियो न्यूज़ के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर इरफानुल्लाह महसूद ने बताया है कि खुदकुश हमला उस वक्त किया गया कि जब नमाज जुमा के बाद नमाजी मस्जिद से निकल रहे थे। धमाका उस खास खारिजी रास्ते पर किया गया जहां से मौलाना हामिदुल हक नमाज के बाद घर जाते थे। इस राहदारी से उनके घर का फासला बमुश्किल 10 से 12 फीट था। धमाका इस कदर शदीद था कि आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई, जबकि IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हैदर ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि खुदकुश हमले का हदफ मौलाना हामिदुल हक ही थे। धमाके में 6 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया था। जियो न्यूज़ के मुताबिक सिक्योरिटी ज़राए ने इस हवाले से बताया है कि खुदकुश धमाका फितनतुल ख्वारिज के दहशत गर्दों ने किया है, जिसमें मौलाना हामिदुल हक को निशाना बनाया गया क्योंकि उन्होंने गुज़िश्ता माह राब्ता आलम इस्लामी कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन की तालीम की हिमायत में मौक़िफ़ अख्तियार किया था और ख़वातीन को तालीम हासिल करने से रोकने को खिलाफ इस्लाम करार दिया था। इस बयानिए पर उन्हें धमकियाँ भी दी गई थी। धमाके के बाद दिन में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रसूल दावड़ ने दारुल उलूम हक्कानिया जाकर तफसीलात बताई। जी, इस वक्त हम तारीख़ी जामिया हक्कानिया अकोड़ा खटक में मौजूद है और इसी मदरसे में तकरीबन 5000 के करीब तालिब इल्म पढ़ते हैं। ये उसके साथ ये मस्जिद है। अगर मेरा कैमरामैन फजल हुसैन सैयद दिखा सके, इसी मस्जिद के अंदर आज खुदकश धमाका हुआ है। बाहर की जानिब से हम अंदर दाखिल हो रहे हैं मस्जिद में। ये वो जगह है जहाँ पे सामने नज़र आ रहा है, ये मेहराब के बिल्कुल दाएं जानिब पे यहाँ पे खुदकश धमाका हुआ है और कहा जा रहा है कि जिस वक्त मौलाना साहब फ़र्ज नमाज की अदायगी के बाद बाहर निकल रहे थे कि इस वक्त यहाँ पीछे से खुदकश हमलावर ने उससे गले मिलने की कोशिश की और उसके बाद फिर ब्लास्ट हुआ। जगह जगह पे सामान बिखरा पड़ा है और ये धमाका जो हुआ है फ़र्ज नमाज के फ़ौरन बाद हुआ है और इस वक्त देख रहे हैं कि लोग उस जगह का विज़िट कर रहे हैं जहाँ पे खुदकश हमला हुआ है। वहाँ पे CCTV कैमरा भी नज़र आ रहा है और इम्कान है कि इसी CCTV कैमरे में वो खुदकश हमलावर की जो हरकत सकनात है या यहाँ तक पहुँचने की सारी नकल हरकत भी इसी में रिकॉर्ड हो चुकी होगी। इस मस्जिद के अंदर दाखिल होने के लिए पुलिस से लेकर तैनात थे। कहा जा रहा है कि शायद जो बंदा अंदर आया है वो उस अपने साथ बारूद भर के आया था और वो खुदकश हमलावर था और उन्होंने ख़ुद को यहाँ पे ब्लास्ट करके मौलाना हामिदुल हक समेत 4 अफराद को जान बहक किया। दहशतगर्दी के इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल देते हुए JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने अपने बयान में कहा है कि मादरे इल्मी दारुल उलूम हक्कानिया पर हमला और मौलाना हामिदुल हक समेत शुहदा की खबर से दिल रंजीदा है। यह हमला मेरे घर और मदरसे पर हमला है। जालिमों ने इंसानियत, मस्जिद, मदरसे और जुमे की हुर्मत को पामाल किया। खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी पर अरसे से आवाज़ उठा रहे हैं मगर रियासत खामोश तमाशाई है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी सवालिया निशान है। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला समेत आला हुकूमती शख्सियात ने इस दहशतगर्दी की कार्रवाई की मजम्मत की है और मौलाना हामिदुल हक के मारे जाने पर अफसोस का इजहार किया है। जबकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि वज़ीर आला ने मुतल्लिका इदारों को फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया है। मुल्ज़िमान को कैफर किरदार तक पहुँचाने के लिए हतमी कोशिशें करेंगे। इसके अलावा आज कोयटा में जहान मोहम्मद रोड के करीब होने वाले धमाके के नतीजे में एक सिक्योरिटी एहलकार समेत 9 अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस की इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। BBC के मुताबिक इलाके के DSP अनवर अली ने बताया है कि नामालूम अफराद ने एक मोटरसाइकिल पर धमाका खेज मवाद नस्ब करने के बाद उसे जान मोहम्मद रोड और गिलानी रोड के संगम पर खड़ा किया था। धमाका खेज मवाद को उस वक्त रिमोट कंट्रोल के जरिए उड़ा दिया गया कि जब सिक्योरिटी फोर्सेस की एक गाड़ी वहां से गुजर रही थी, जिससे सिक्योरिटी फोर्सेस के एक एहलकार समेत कई अफराद जख्मी हो गए। DSP ने मजीद बताया कि धमाके के लिए 2 से 2.5 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया था। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। जुडिशल कमीशन की जानिब से आला अदलिया में मुसलसल तैनातियाँ की जा रही हैं और इस हवाले से मुसलसल तनाज़ात भी सामने आ रहे हैं। आज भी जुडिशल कमीशन ने चीफ जस्टिस याया आफरीदी की सरबराही में इजलास के दौरान लाहौर हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजेस तैनात करने की मंजूरी दे दी है, जबकि सिंध हाई कोर्ट के आइनी बेंचेस के लिए भी जजेस नामजद कर दिए गए हैं। लेकिन उससे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच के हवाले से सामने आई है, जिसमें मजीद 5 जजेस के इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। आइनी बेंच में खैबर पख्तूनख्वा से 2 जजेस जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम खान, बलूचिस्तान से जस्टिस हाशिम काकड़, सिंध से जस्टिस सलाहुद्दीन पमर और इस्लामाबाद से जस्टिस आमिर फारूक को आइनी बेंच में शामिल कर लिया गया है, जिनके बारे में अहम बात यह है कि ये 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट में 10 फरवरी को ही तैनात किए गए हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा सीनियर जजेस को नज़रअंदाज करके हाल ही में
तैनात होने वाले जजेस को आईनी बेंच में शामिल कर लिया गया है, जिस पर आज सीनियर जजेस और अपोजिशन अराकीन की जानिब से मुखालफत भी देखने में आई है। ज़राए के मुताबिक आईनी बेंच में मजीद 5 जजेस शामिल करने की मंजूरी अक्सरियत राय से दी गई। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और पीटीआई के 2 अराकीन सेनेटर अली जफर और बैरिस्टर गौहर खान ने मुखालफत की। ज़राए का कहना है कि आईनी बेंच में मजीद 5 जजेस शामिल करने की राय आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दी, लेकिन इख्तलाफ करने वाले 4 अराकीन ने राय दी कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को आईनी बेंच में शामिल किया जाए। ज़राए के मुताबिक पीटीआई ने आईनी बेंच में जजेस को शामिल करने के लिए तरीक़ाकार तय करने का मुतालबा किया और कहा कि आईनी बेंच में जजेस शामिल करने का इख्तियार आईनी बेंच के सरबराह के पास नहीं होना चाहिए। मजीद 5 जजेस के इजाफे से सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के जजेस की तादाद बढ़कर 13 हो गई है। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने अहम केसेस की समाअत भी की है। 9 मई से मुताल्लिक जुडिशल कमीशन की तश्कील के मामले पर 5 रुकनी आईनी बेंच ने इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत की और इमरान खान के वकील हामिद खान ने जुडिशल कमीशन की तश्कील से मुताल्लिक दलाइल दिए। समाअत के आगाज़ में आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हामिद खान से सवाल किया कि आपकी इस दरख्वास्त में इस्तदा क्या है, तो हामिद खान ने कहा कि 9 मई पर जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। हमने चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाने की बात की है। दूसरी इस्तदा यह है कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल ना किया जाए। जैसे मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक तो आपकी इस्तदा गैर मौसर हो चुकी है। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक मामला तो अलग से चल रहा है। क्या 184 की शिक 3 में हम जुडिशल कमीशन की तश्कील का मामला देख सकते हैं? हामिद खान ने कहा कि 9 मई एक कौमी वाक़या है, लेकिन इसकी जुडिशल इंक्वायरी नहीं हुई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि आपने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल केस में जुडिशल कमीशन का कहा है? हामिद खान ने जवाब दिया कि नहीं, उस केस में हमने जुडिशल कमीशन की तश्कील से मुताल्लिक कोई सदा नहीं की है। जैसे जमाल खान बंदूखेल ने रिमार्क दिए कि आपने दरख्वास्त में लिखा है कि 9 मई वाक़े में दर्जनों शहरी हलाक हुए। आपने 9 मई को हलाक होने वाले किसी शहरी का डेथ सर्टिफिकेट लगाया है? कोई एक सर्टिफिकेट तो हमें दिखा देते। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने सवाल किया कि शहरी हलाकतों की कहीं कोई प्राइवेट शिकायत दर्ज हुई है? कोई एक आध FIR कराई हो वही दिखा दें। जस्टिस हसन असर रिजवी ने रिमार्क दिए कि 9 मई वाक़यात में हलाक अफराद से मुताल्लिक कोई मीडिया रिपोर्ट्स ही लगा देते। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को मजीद दस्तावेज़ात जमा कराने की मोहलत देते हुए केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। इसके अलावा PTI के खिलाफ क्रैकडाउन और पकड़ दखड़ पर जुडिशल कमीशन की तश्कील के मामले की समाअत भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने की। दौरान समाअत इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए कहा PTI क़यादत के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। चीफ जस्टिस के नाम इमरान खान ने खुला खत लिखा। PTI क़यादत के खिलाफ मुतादिद केसेस दर्ज किए गए। मैं अदालत की मुआवनत करना चाहता हूं कि जुडिशल कमीशन क्यों ज़रूरी है। इंतज़ार पंजोदा का मामला भी आप देख सकते हैं। इंतज़ार पंजोदा का अगवा और फिर जिस ड्रामाई अंदाज में वो बाजियाब हुए, अदालत इसे देखे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सवाल किया कि क्या इंतज़ार पंजोदा ने पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया? सलमान अकरम राजा ने कहा कि इंतज़ार पंजोदा को कहा गया था कि आप किसी से मिल नहीं सकते हैं। वो तो सो भी नहीं सकते थे, ना ही बात कर सकते थे। इस मरहले पर जस्टिस जमाल खान बंदूखेल ने रिमार्क देते हुए कहा कि हमें हक़ाइक़ को मानना पड़ेगा। हम बाजियाब तो करा सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है इससे रोक नहीं सकते। आप पार्लियामेंट में हैं, पार्लियामेंट ही मुतल्लिका फोरम है, पार्लियामेंट में जाकर इस पर आवाज़ उठाएं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि पार्लियामेंट इस पर कुछ नहीं कर सकती। जैसे जमाल खान बंदूखेल ने जवाबी रिमार्क्स में कहा कि पार्लियामेंट बहुत कुछ कर सकती है, वही असल फोरम है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि कल इंतजार पंजोदा बाजियाब हो जाएंगे। फिर सबने देखा कि वो किस तरह बाजियाब हुए। लोग खौफजदा हैं, हर दूसरे दिन कोई अगवा हो रहा है। आपकी बात दुरुस्त है कि जब केसेस मुख्तलिफ फोरम्स पर चल रहे हैं तो फिर कमीशन ऑफ इंक्वायरी क्या कर सकता है? यह सवाल साबिक चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क के दौर में भी आया था। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क दिए कि 35 पंक्चर वाले मामले पर यह सवाल उठा था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत कमीशन की तश्कील का इख्तियार किसका है? तो सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि इख्तियार तो हुकूमत का है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी कमीशन बना सकती है। भारत में जब रियासत गुजरात के फसादात में मुलव्विस थी तो सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियार इस्तेमाल किया था। जब रियासत क्रिमिनल हो तो फिर अदालत अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है। जैसे जमाल बंदूखेल ने रिमार्क दिए कि ये सूरत हाल पैदा हुई तो इसकी कोई सियासी जमात बेनिफिशरी भी होगी। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि यह फैसला कोई और करता है कि कौन ज़ेर इताब होगा और कौन बेनिफिशरी होगा। हर दौर में एक सियासी जमात ज़ेर इताब होती है तो दूसरी बेनिफिशरी होती है। जैसे मुसर्रत हिलाली ने इस पर रिमार्क दिया कि फिर आप लोग पार्लियामेंट क्यों जाते हैं? सलमान अकरम राजा ने दलाइल आगे बढ़ाते हुए कहा कि अदालत CCTV फुटेज देख सकती है। जैसे जमाल बंदूखेल ने रिमार्क दिए कि CCTV फुटेज तो मुतालिका अदालत में आपका दिफा हो सकता है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हैरत की बात यह है कि 10 सेकंड की CCTV फुटेज है। फुटेज में है कि सोफे को आग लगी हुई है, ये नहीं है कि आग किसने लगाई है। कोर कमांडर हाउस का गेट किसने खोला, ये CCTV फुटेज में नहीं है।
सलमान अकरम राजा ने मजीद कहा कि कल हमारी एक होटल में कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। जस्टिस जमाल बंदूखेल ने रिमार्क्स दिए कि क्या आपने दफ़ा 144 को चैलेंज किया है? आप चैलेंज करें, हम ऑर्डर कर देते हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि अब चैलेंज करने का क्या फ़ायदा, हमारा इवेंट तो गुजर गया, अगर चैलेंज कर भी दिया तो सालों केस चलता रहेगा। इसके बाद अदालत ने मजीद दस्तावेज़ात जमा कराने की मोहलत देते हुए समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। इसके अलावा इलेक्शन में धांधली पर इंक्वायरी कमीशन की तश्कील का मामला भी आईनी बेंच के सामने समाअत के लिए आया तो इमरान खान और शेर अफजल मरवत की दरख्वास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार थे। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इमरान खान और शेर अफजल मरवत के बुकला से कहा कि आइंदा समाअत पर एतराज़ात पर दलाइल दें, एतराज़ात पर दलाइल नहीं दे सकते तो मरकज़ी दरख्वास्त पर दलाइल दें। इमरान खान के वकील हामिद खान ने कहा कि मैं तैयार हूँ, आइंदा समाअत पर एतराज़ात पर दलाइल दूंगा, लेकिन शेर अफजल मरवत के वकील हनीफ राही ने कहा कि एतराज़ात दूर होने तक मरकज़ी दरख्वास्त पर दलाइल नहीं दूंगा। जैसे अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि हम इजाज़त दे रहे हैं, आप दलाइल दें, लेकिन हनीफ राही ने कहा कि जब तक मेरी दरख्वास्त पर नंबर नहीं लगता मैं दलाइल नहीं दूंगा। इसके बाद अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। इस वक्त आला अदलिया में अहम केसेस की समाअत भी जारी है और अहम तैनातियाँ भी हो रही हैं, जिन पर तहरीक इंसाफ के अलावा जुडिशल कमीशन में शामिल सीनियर जजेस भी सवालात उठा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत जुडिशल कमीशन में अपनी अक्सरियत की बुनियाद पर अपने हक में फैसले करवाने में कामयाब हो रही है, बल्कि सियासी मैदान में भी अपोजिशन हुकूमत को कोई बड़ा चैलेंज देने में अब तक नाकाम है। गुज़िश्ता 2 दिनों तक इस्लामाबाद में अपोजिशन की कौमी इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस हुई, मगर उसमें हुकूमत के खिलाफ किसी तहरीक का ऐलान नहीं किया गया है। इस पूरी सूरत पर बात करेंगे सीनियर साहब तज़कियाकार शहजाद इकबाल और उमर चीमा हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शहजाद इकबाल साहब, एग्जैक्टली क्या होगा यहाँ से, क्योंकि हुकूमत का ऐसा लगता है सबसे बड़ा कंफर्ट ये है कि अपोजिशन के साथ मौलाना फजल रहमान साहब नहीं जाएंगे, और जब मौलाना की पार्टी बात करती है वो हुकूमत को और इस निज़ाम को तो चार्जशीट करती है, मगर साथ ही तहरीक इंसाफ को उनकी खैबर पख्तूनख्वा में विक्ट्री को चार्जशीट करती है, वो कोई ना कोई साजिश करार देती है। ये गैप ब्रिज हो पाएगा? बहुत शुक्रिया शाहजेब। मेरे ख्याल से यही एक कंफर्ट है कि एक तो फजल रहमान साहब हिस्टोरिकली पीपल्स पार्टी या नून लीग के साथ रहे, उनके साथ चलना उनको ज़्यादा सूट करता रहा है, तहरीक इंसाफ के शदीद मुखालिफ रहे, और इस मरतबा भी शायद यही एक एडवांटेज हो कि फजल रहमान साहब चाहे 26वीं तरमीम हो या दीगर मामलात पे पीटीआई के साथ बात तो करते हैं, लेकिन क्योंकि उनका एक तो कॉन्फ्लिक्ट हिस्टोरिकली भी रहा है और दूसरा दोनों खैबर पख्तूनख्वा में सियासत करते हैं। पीटीआई कहती है कि हमें खैबर पख्तूनख्वा में 2/3 मेजॉरिटी मिली, बल्कि हमें पूरे मुल्क में मिली है, लेकिन बाकी सूबों में हमारे खिलाफ धांधली हो गई है। पहले दिन से फजल रहमान साहब का ये स्टांस है कि धांधली हमारे खिलाफ हुई है खैबर पख्तूनख्वा में, और पीटीआई को वहाँ से जिताया गया है क्योंकि फजल रहमान साहब जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं थे। तो ये एक ऐसा डेडलॉक है जिसपे दोनों का साथ चलना मुश्किल है, और दूसरा फिर इमरान खान की सियासत, सड़कों पे निकलना, ये सब कुछ कर रहा, तो शायद इसमें इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील ना करें मौलाना फजल रहमान साहब, और मेरे ख्याल से यही कंफर्ट है। अदरवाइज तो अगर आप देखें हुकूमत की अपनी स्ट्रैटेजी से तो ऐसा लगता है कि एक छोटे से इवेंट को आप इतना बड़ा बना देते, इतना प्रमोट कर देते, जो उन्होंने किया इस कॉन्फ्रेंस के लिए। मतलब आप ये बताइए कि कौन सी ऐसी नई बात है जो शायद खकान अब्बासी साहब ने, मिफ्ता इस्माइल साहब ने, पीटीआई के रहनुमाओं ने या अचकज़ई साहब ने की हो। रोज़ाना मीडिया उनके सामने जाता है, यही बात करते हैं, रोज़ाना टीवी शोज़ पे यही बात हो रही होती है, यही बातें कॉन्फ्रेंस में होनी थी, लेकिन उसको बगैर पैसे दिए इतना प्रमोट कर दिया हुकूमत ने। कभी एफसी खड़ी कर दी, फिर पुलिस वाले खड़े कर दिए, उनको जगह नहीं दी मिल रही थी, होटल पे जहाँ जाते थे वहाँ पे उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। तो हुकूमत की अपनी स्ट्रैटेजी के तौर पे तो कोई उम्मीद ना ही हो तो बेहतर है उनसे, लेकिन क्योंकि एक हिस्टोरिकली हम देखते हैं कि मुखालिफ रहे हैं पीटीआई जेयूआईएफ, शायद ये एक कंफर्ट है हुकूमत के लिए। अदरवाइज अगर ये दोनों कुव्वतें मिल जाए साथ तो फिर शायद हुकूमत को स्ट्रीट पावर के तौर पे एक बड़े चैलेंज का सामना हो सकता है। वशीमा साहब, जब एक तरफ ये कंफर्ट हो और ज़ाहिर निज़ाम पे हमें नज़र भी आ रहा है कि ये जड़ें निज़ाम अपनी मजबूत ही कर रहा है, अदलिया में भी जो जुडिशल कमीशन के ज़रिए तैनातियाँ हो रही हैं उस पर भी ये सवाल उठाया जा रहा है। उसके बावजूद एक तरफ मौलाना से उम्मीद भी रखती है हुकूमत, मगर दूसरी तरफ एक क्रैकडाउन करना है कॉन्फ्रेंस के ऊपर, जिस पर ज़ाहिर है हुकूमत फिर ये भी नहीं मानने को तैयार कि कोई क्रैकडाउन हुआ था या हमने उसको करने से रोका था कॉन्फ्रेंस को। तो क्या ये ताकत का इजहार है जो कि हुकूमत को कर रही है, या फिर वाकई घबराहट है जैसा कि पीटीआई कह रही है? शायद मेरे ख्याल मुझे घबराहट ज़्यादा नज़र आती है, और ये ख़ास तौर पे बाज़ का चीज़ों को आपस में मिला रहे होते हैं। हुकूमत वाले चीज़ों को इस सेंस में भी देख रहे थे जी कि इधर मैच हो रहा है और इधर से कोई अगर कोई पॉलिटिकली कोई एक हमारे
मुखालिफ को मैसेज ज़्यादा को एम्पलीफाई ना कर जाए। आपको याद होगा कि पहले वो पीटीआई से भी इतने डरे हुए हैं कि वो कहते हैं कि आपने कोई अगर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, कोई जलसा करना है, तो हमें कोई ऐसा टाइम बताएं जब मैच ना हो। लेकिन जो इन्होंने कल इधर इस्लामाबाद में किया है, ये इंतहाई शर्मनाक है। और वही बात जो शहजाद भी कर रहे थे कि उनको एक मुफ्त में इतनी पब्लिसिटी मिली है। आई डोंट थिंक कि अगर उनके रहनुमा इधर इकट्ठे हो जाते, को आपस में कॉन्फ्रेंस कर लेते, ना उससे हुकूमत ने गिर जाना था, ना कोई उन्होंने कोई ऐसी कोई एजिटेशन कोई प्लान कर रहे थे कि कोई ऐसा कोई काम शुरू हो जाना था कि जिससे इनकी ओवरऑल ये चीज़ें सारी डिस्टेबलाइज हो जाएं। तो मुझे तो ये घबराहट भी नज़र आती है और उसमें डेफिनेटली एरोगेंस भी है। बाज़ औक़ात वो अपनी पावर को भी टेस्ट करते हैं कि हम कितने पावरफुल हो गए हैं, या इसी तरीके से वो अपोजिशन की वीकनेस को भी टेस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि क्या ये अभी यूनाइटेड हैं या कि हम इनके दरमियान को एक स्प्लिट क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह जो मौलाना फजलुर रहमान है, वो तो उनके लिए तो ना उगल पा रहे हैं ना निगल पा रहे हैं। उनके लिए ना पीटीआई के साथ चलना आसान है और ना ही हुकूमत से अपना जान छुड़ाना उनके लिए आसान है। देखें जो उनका साउथ केपी है, साउथ केपी इस टाइम तकरीबन हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है, उधर कोई रेट ही नहीं है। जो टांग का एरिया उधर से अदालतें पहले डेरा में शिफ्ट हो गई हैं, डेरा इस्माइल खान में, जो कि मौलाना का भी घर है और इधर ही जो चीफ मिनिस्टर है उनका भी घर है। तो उनका जो एरिया है, जैसे बन्नू है, लकी मरवत है, टांक है, डेरा इस्माइल खान, जिधर के मौलाना की एक प्रेजेंस होती है, वो सारा इस टाइम मिलिटेंट्स जो है वो उनके कंट्रोल में है, इन अ सेंस कि नहीं उनकी बहुत ज़्यादा एक उधर रेट उनकी है, ना कि हुकूमत की है। आज भी बल्कि किसी वकील साहब जो है उन्होंने पिटीशन फाइल किया उधर जो पेशावर हाई कोर्ट है कि इन्हीं इलाकों के हवाले से कि साउथ केपी में रेट ख़त्म हो गई, और उसमें उन्होंने जो उधर के डीपीओज हैं, पुलिस वाले हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन है, या इवन हुकूमत है, उनको फ्रीक बनाया। तो अब यह है कि मौलाना अगर उनके साथ जाते भी हैं तो फिर भी उनके लिए ख़तरा है। इधर से वो उनके साथ रहते भी हैं, इनके एक तो उनके लिए सियासी तौर पे वो बहुत ही ऑकवर्ड पोजीशन में है कि ना वो पीटीआई से मुकम्मल तौर पे अपना पीछा छुड़ा सकते हैं और ना ही वो हुकूमत से अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। तो वो मेरे ख्याल इसी तरह बैन बैन खेलते रहेंगे। और शहजाद, आमतौर पर ज़ाहिर सिस्टम में कहीं ना कहीं नज़र आता है कि अगर ये हो गया तो शायद ये निज़ाम जो है ख़तरे में पड़ जाएगा, चाहे वो अदलिया की तरफ से हो या कुछ ऐसा वकला की तरफ से हो या फिर अस्करी क़यादत हो, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात की सूरत में हो, इस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन के करीब जाने की सूरत में हो। इसमें से कोई भी ऐसे आसार आपको नज़र आ रहे हैं जिस तरीके से अदलिया में भी इस निज़ाम ने मजबूती से अपने कदम जमा लिए हैं, फिर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के भी ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से ये निज़ाम हिल जाए, या आसार नहीं दिख रहे हैं इसके? जी शाहज़, पहले तो ये मेरे ख्याल से उमर चीमा साहब ने इसको बड़ा अच्छे तरीके से समअप किया है, क्योंकि फजल रहमान साहब की सियासत को बड़ा पजीराई मिल रही थी जब 26वीं तरमीम हो रही थी, क्योंकि कह रहे थे कि देखें शहबाज शरीफ आते हैं उनके घर, आसिफ जरदारी आते हैं, पीटीआई इतनी बड़ी अपोजिशन जमात है लेकिन फिर भी वो मौलाना के दर पे हाजिरी लगवा रहे हैं, तो सियासत जो है फजल रहमान साहब की बड़ी अच्छी हो रही है और उस वक्त बाज़ाहिर ये लग रहा था। लेकिन अगर आज आप देखें तो फजल रहमान साहब वाकई जो है वो फंस गए कि वो किस तरफ जाए। वो हुकूमत के साथ बैठना नहीं चाहते, वो तहरीक इंसाफ के साथ बैठे, तो फिर कल जैसे कामरान मुर्तज़ा साहब कह रहे थे कि फिर हम ऐसा भी नहीं करना चाहते कि 16 से 8 सीटें हमारी रह जाएं। तो वो बड़े इस वक्त एक मसाइल में फंसे हुए कि किस तरफ जाएं, दोनों तरफ जाना उनके लिए बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। तो जहां 3-4 महीने पहले कहा जा रहा था कि वो बड़ी जबरदस्त सियासत कर रहे हैं, आज ऐसा लग रहा है कि सियासी तौर पे वो एक्सपोज हो रहे हैं, उनके पास ऑप्शंस जो हैं उसको वो कर नहीं पा रहे। जो दूसरा आपका सवाल है, मुझे तो नहीं लगता कि इस वक्त हुकूमत को किसी किस्म का खतरा है। देखिए खतरात क्या हो सकते हैं। पीटीआई को खतरा था कि उनकी बड़ी एक अक्सरियत जो है वो बहुत ही छोटी सी अक्सरियत थी, इसलिए एक हिनाउस तब्दीली आ गई। इस किस्म का कोई खतरा नहीं है। ऑलमोस्ट 2/3 मेजॉरिटी इस हुकूमत के पास मौजूद है। जुडिशरी से जो खतरा था, अब वो 26वीं तरमीम के बाद और इसमें आइनी बेंचेस और रेगुलर बेंचेस को अलग करने के बाद जो तरीक़ेकार तब्दील किया गया कि अब सीनियरिटी नहीं होगी, चीफ जस्टिस जो है वो चुना जाएगा, टॉप 3 में से एक को इलेक्ट किया जाएगा,
वो मामला भी खत्म हो गया। तो जुडिशरी से भी किसी किस्म का इस वक्त मुझे नहीं नजर आता कि इस हुकूमत को कोई चैलेंज हो। फिर स्ट्रीट पावर, तहरीक इंसाफ ने 2-3 बड़े इस्लामाबाद की तरफ मार्च करके देख लिए, उसमें भी कुछ हासिल नहीं हुआ उनको। तो यहाँ तो कहीं नहीं नजर आ रहा कि इस निज़ाम को एज ऑफ नाउ जो हालात इस वक्त है उसी पर हम बात कर सकते हैं कि कोई खतरा हुकूमत को नजर आ रहा हो। हाँ, एक इकोनॉमिक फ्रंट था, वो भी अगर आप किसी से भी पूछें कि चले ग्रोथ तो आपको बहुत नहीं नजर आ रही, लेकिन क्या पाकिस्तान पिछले 1 साल के मुकाबले में आज बेहतर पोजीशन पर है, तो हर कोई ये कहेगा बिल्कुल एक बेहतर पोजीशन में है। तो जो वल्नरेबल एरियाज थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता कवर हो गए हैं, जो थ्रेट्स थी वो भी हुकूमत उसको अबूर कर गई है। तो मुझे कोई ऐसा इस वक्त कोई खतरा नहीं नजर आ रहा। और इसीलिए फिर ये ज्यादा इंसान जब सोचता है कि फिर क्यों ऐसी हिमाकतें कर रहे हैं कि एक छोटे से इवेंट को आप इतना तशहीर करके उसको इतना बड़ा बना देते हैं, जैसे जिसके बाद हम ये सवाल करने पर मजबूर हो जाते हैं या कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि घबराहट है क्यों आपको। और उमर जैसा हमने देखा कि तकरीबन 2020, 21, 22 तक बहुत ही अच्छे हालात चल रहे थे इमरान खान साहब के भी। 2026 तक के प्लान्स नज़र आते थे, सब एक पेज पर था। अदलिया में जजेस भी अगर पहले साकिब निसार साहब थे, फिर बंदियाल साहब थे, तो ऐसा लगता था जुडिशरी भी बिमा अहलो अयाल ही इमरान खान साहब की सपोर्ट में साथ खड़ी है। मगर फिर अचानक इत्तेहादी एक एक करके गए, इख्तलाफात पैदा हुए। आपको लगता है यहाँ कोई गुंजाइश है? पीपल्स पार्टी के भी इख्तलाफात की तो खबरें सामने आती रहती हैं, कहीं ना कहीं से कुछ गुंजाइश निकले, ऐसा कुछ नजर आता है? शाहजेब, अभी तो ऐसे ही है कि यानी एज ऑफ नाउ तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती। इवन कि हमने जिस तरह की माजी की एग्जांपल्स आपने बताई हैं, उनको अगर हम एज अ वेरिएबल कंसिडर कर लें कि इनमें से कौन सा वेरिएबल जाके आगे काज बन सकता है, वो नज़र नहीं आता। और एक तो ये है कि जहाँ तक एक जो हुकूमती इत्तेहाद है उसकी बात करें कि उसमें कोई दरार पड़ सकती है, मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि उसके ज़ामन जो है वो इस्टेब्लिशमेंट है। दूसरा, हुकूमत की और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई मुझे नज़र नहीं आती, और उसकी वजह यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, ना कि नवाज शरीफ है, ना कि इमरान खान है। और शहबाज शरीफ जो है वो इन अ सेंस कि आप समझें कि वो एक इस्टेब्लिशमेंट की मुराद भी थे, एक उनके मुरीद भी थे। 1999 से ऑनवर्ड तब से ये ख्वाहिश की जा रही थी कि अगर शहबाज शरीफ जो है वो आ जाते तो शायद इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की लड़ाई ना होती। और उसके बाद हमने देखा कि तकरीबन 2 दहाइयाँ लड़ाइयों में गुजरी, तजर्बात में गुजरी, और फाइनली शहबाज शरीफ जो है वो आगे। मुझे बल्कि लगता है कि जैसे शहबाज शरीफ पहले वज़ीर आज़म होंगे कि जो अपने 5 साल भी पूरे कर जाएंगे। तो और इवन जो अभी शाहजेब जो इंटरनेशनल चेंजेस आ रही हैं ना ट्रंप के आने की वजह से, मुझे लग रहा है कि उसमें पाकिस्तान की रेलेवेंस और बढ़ेगी। और यानी कि अगर ये उधर से कोई फ़ायदा उठाने में कामयाब हो जाते हैं तो इनको जो एक अंदरूनी तौर पर जो इनको ख़तरात थे उनको इन्होंने काफ़ी हद तक टैकल कर लिया है। तो अब कोई अल्लाह की तरफ से इन्हें मारना पड़ जाए कि जैसे कोई ऐसी चीज़ जो कि बज़ाहिर नज़र ना आ रही हो, कोई ऐसा ना बन जाए, लेकिन जो ज़ारी असबाब हैं या जो माजी को हम देख के जो लड़ाई का सबब बनती थी चीज़ें, वो अभी नज़र नहीं आ रही। और तो पिछला सारी सूरत में अरे हुकूमत के कमज़ोर ना पड़ना एक बात है, इमरान खान साहब का बहुत तवील मुद्दत तक जेल में रहना एक दूसरी बात है, क्योंकि पीटीआई में अंदरूनी इख्तलाफात, तितर बितर होना, चीज़ें ना संभलना, ये सब नज़र आ रहा है। अगर हुकूमत का क़याम क्या इमरान खान साहब के जेल में अंदर रहने से ही मुंसलिक है कि अगर हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है इसका मतलब है इमरान खान साहब के बाहर आने की उम्मीद भी नहीं है, या उन्हें ज़्यादा देर तक अंदर नहीं रखा जा सकेगा? देखिए, ये एक चीज़ है जिस पे आप पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये हुकूमत के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक कंसर्न ज़रूर है कि इमरान खान बाहर आते हैं। वो तो एक अलग किस्म का चैलेंज होगा ना शाहजेब, अगर कोई बेल मिल जाती है, यानी कि किसी डील के तहत अगर वो नहीं आते, कानूनी तौर पे बेल मिल जाती है और फिर वो बाहर आ जाते हैं, तो वो एक अलग किस्म का चैलेंज होगा। वो अपने लोगों को मोबिलाइज करके बाहर निकाल सकेंगे। लेकिन कोई भी बड़ा सियासी लीडर जब तक जेल में रहेगा, वो एक कंसर्न आपके मुक्तदरा के लिए ज़रूर बनना रहेगा, और वो है। अगर आप आज पूछें कि जैसे अभी जो मैंने कहा, कोई ख़तरा नहीं नज़र आ रहा या मईशत पिछले साल के मुकाबले बेहतर है, लेकिन आप सड़क पे निकल के पूछेंगे कि क्या पीटीआई की पॉपुलैरिटी में कमी हुई है या नून लीग की पॉपुलैरिटी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, तो इसका जवाब आपको नफ़ी में ही मिलेगा। तो जितना टाइम इमरान खान जेल के अंदर गुजारते रहेंगे, बज़ाहिर हमें लगेगा पार्टी कमज़ोर है, बट आपको पता है पार्टी तो मैटर करती नहीं है। इस इलेक्शन में देख लिया आपने, ना सिंबल था, ना इलेक्टेबल्स थे, नई नई शक्लें थी, लोग जानते भी नहीं थे, फिर भी इमरान खान जो है वो वोट ले गए। तो पार्टी पीटीआई किस शक्ल में है ये इतना मैटर नहीं करता। जब तक इमरान खान है वो ऑब्वियसली मकबूलियत हासिल करते रहेंगे, और जितना टाइम जेल में रहेंगे
तो वो हुकूमत के लिए भी एक कंसर्न रहेगा और उस वक्त तक इमरान खान की पॉपुलैरिटी को मुझे नहीं लगता कोई ख़तरा होगा। तो ये एक ऐसा इशू है हुकूमत के सामने इस वक्त कि उसमें वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। बाहर निकालेंगे तो एक मसला है, जब तक अंदर रहेंगे तब तक शायद मामलात कंट्रोल में रहें, लेकिन इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम करने में वो कामयाब नहीं होंगे। उमर चीमा साहब, जब आप कहते हैं कि शायद शहबाज शरीफ साहब वो पहले वज़ीर आज़म हो जो 5 साल पूरे कर जाएं, क्या ये इस बात से मुंसलिक है कि इमरान खान साहब जेल में ही हो, या वो उन्हें जेल में रखना मुमकिन नहीं होगा, बाहर आ जाएंगे मगर फिर भी शहबाज शरीफ 5 साल पूरे कर जाएंगे? कि 2 सूरतें हो सकती हैं ना, कि इमरान खान जेल में उस टाइम तक हैं कि जब तक इमरान खान कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है, और अगर वो कोई बात मान के या किसी डील के जरिए बाहर आते हैं तो हम जो मकबूलियत की बातें करते हैं इसके बारे में भी लोग शुकूक व शुबहात का शिकार हो जाएंगे। ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान जो है या कोई भी लीडर जब वो जेल में जाता है, अपोजिशन में होता है, उसका एक पॉपुलैरिटी ग्राफ बढ़ जाता है, लेकिन वो सब कुछ इसके लिए नहीं करता कि उसने हुकूमत से दूर रहना है, वो पावर में भी आना चाहता है, ठीक है, और वो पावर में आने के लिए बाद डील्स भी करता है। अब इमरान खान जो है कि उन्होंने शायद ये सोचा नहीं होगा कि ये मामला इतना लंबा हो जाएगा। मैं पहले भी बात करता हूँ कि एक साल तो यानी कि नवाज शरीफ जो है वो भी पहले निकाल गए थे, बाद में जब उन्हें एक मायूसी नजर आई, उन्हें लगा कि आगे कोई अंधेरा ही अंधेरा है हर तरफ, तो बाद में कोई उनकी कोई सूरत बनी या उसमें उन्होंने कोई फ्लेक्सिबिलिटी शो की। अब ये देखने की बात है कि इमरान खान कितनी देर उनका यानी कि सब्र करने का स्टेमिना कितना है, क्या वो उम्मीद रख सकते हैं कि अब ये भी तो एक सवाल है ना कि अगले अब लोग तो 2024 के इलेक्शन पर भी सवालिया निशान लगाते हैं कि ये इलेक्शन ठीक नहीं हुए। तो अगर आप इमरान खान के तनाज़ुर में सोचें कि वो 5 साल इंतज़ार भी कर लेते हैं, तो ये क्या गारंटी है कि अगर वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं और 2029 का इलेक्शन जो है वो भी अगर ऐसा हो गया तो फिर वो क्या करेंगे। बहुत शुक्रिया तज़किया नाज़रीन, आपने सुना। एक और अहम डेवलपमेंट हुई है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। चैंपियंस ट्रॉफी में बदतरीन कारकर्दगी के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों और कोचेस का मुस्तकबिल गैर यकीनी का शिकार हो गया है। कोच आकिब जावेद से ओहदा छिन जाने का इम्कान है, जबकि मुतादिद सीनियर खिलाड़ी खुद ही ब्रेक लेने पर गौर कर रहे हैं। पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने 60 रन से शिकस्त दी, जबकि दूसरे मैच में भारत ने पाकिस्तान को आसानी से 6 विकेटों से शिकस्त दी। बांग्लादेश के साथ तीसरा मैच बारिश के बाइस मनसूख हो गया था और पाकिस्तान अपने ग्रुप में आखिरी नंबर पर रहा और 5 दिन में ही उस टूर्नामेंट से बाहर हो गया जिसका मेज़बान पाकिस्तान खुद है, और साथ ही दिफाई चैंपियन भी पाकिस्तान खुद है, जिसके बाद टीम में बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान की खबर के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी में नाकिस कारकर्दगी की वजह से ड्रॉप होने के खदशे के पेश नज़र टीम के सीनियर खिलाड़ियों ने अगली सीरीज में ब्रेक लेने के लिए मुशावरा शुरू कर दी है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला ओहदेदार कौमी खिलाड़ियों की नाकिस कारकर्दगी की वजह से सख्त नाखुश हैं। सीनियर खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए ब्रेक लेने पर मुशावरा शुरू कर दी है और कुछ खिलाड़ी दौराए न्यूजीलैंड से दस्तबरदार हो सकते हैं। ज़राए का कहना है कि बाद खिलाड़ियों को चैंपियंस ट्रॉफी की नाकिस कारकर्दगी की बुनियाद पर ड्रॉप होने का खदशा है और ड्रॉप होने का लेबल लगवाने से पहले ही खिलाड़ी खुद दस्तबरदार होने का प्लान बना रहे हैं। ज़राए के मुताबिक न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी टीम से शाहिन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह और बाबर आजम को ड्रॉप करने से मुताल्लिक अफवाहें मौजूद हैं। कौमी क्रिकेट टीम ने अगले हफ्ते न्यूजीलैंड रवाना होना है और इससे पहले ही हेड कोच से मुताल्लिक सवालात उठाए जा रहे हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल माजिद भट्टी की खबर के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आकिब जावेद को चैंपियंस ट्रॉफी तक उबूरी हेड कोच मुकर्रर किया था, लेकिन अब पीसीबी ज़राए का कहना है कि टीम के लिए नया कोच मुकर्रर किया जा सकता है। आकिब जावेद एक दिन पहले तक पाकिस्तानी खिलाड़ियों का दिफा करते रहे हैं, जिस पर उन्हें सख्त तनकीद का सामना है। ज़राए का कहना यह भी है कि आकिब जावेद खुद सिलेक्टर के ओहदे पर काम नहीं करना चाहते। उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उबूरी हेड कोच बनाया गया था। टूर्नामेंट पाकिस्तान के लिए ख़त्म होने के बाद आकिब जावेद हेड कोच भी नहीं रहना चाहते और नेशनल एकेडमी का डायरेक्टर बनना चाहते हैं। दूसरी तरफ चैंपियंस ट्रॉफी में टीम की नाकिस कारकर्दगी पर इंग्लिश कप्तान जोस बटलर ने मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया और कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी में टीम मेरी क़यादत में अच्छा खेल पेश नहीं कर सकी और मेरी कप्तानी में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के नताइज मायूस कुन रहे, इसलिए मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच जोस बटलर का बतौर कप्तान आखिरी मैच होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड को अब तक अपने दोनों मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान टीम के हवाले से जो खबरें आ रही हैं और कैसे मामलात को आगे बढ़ना चाहिए, इस पर बात करते हैं। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, साबिक टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद है। अब जो इतलात आ रही है, मामला ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए जैसी इतलात आ रही हैं, किस तरह आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क तो सिलेक्शन कमेटी के ऊपर है। अगर तो सिलेक्शन कमेटी वही होगी तो दोबारा वो सिलेक्ट करेंगे, ये क्वेश्चन मार्क है मेरे लिए है
क्या पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिलेक्शन कमेटी को तहलील करेगा, नई सिलेक्शन कमेटी बनाएगा, या उनको एक टास्क दे दिया है कि आप 25 प्लेयर अनाउंस कर दें? क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम 2 हफ्ते के अंदर न्यूजीलैंड वाली जो टीम है वो 2 हफ्ते में जाएगी, न्यूजीलैंड जाना है, तो उसके लिए वीज़ा प्रोसेस बहुत लंबा होता है। तो शायद 25 प्लेयर्स का वीज़ेज हों और मैनेजमेंट का भी यही हो। 2-4 चेंज हो सकती है मैनेजमेंट के अंदर, क्योंकि हमारे पास 10-11 लोग होते हैं। टीम का यकीनी तौर पे ऐसा लग रहा है कि आधी टीम एक चेंज होगी, क्योंकि इस चैंपियन ट्रॉफी से पहले हमने अंदेशा दिया था ये कि इसमें तो आधे प्लेयर ऐसे हैं जो कि चैंपियन ट्रॉफी का हिस्सा नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो थे, और जिसकी वजह से पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त हुई। और ये पहली दफ़ा हुआ है, शायद कंफर्म भी कर लेंगे कि ये चेयरमैन मोहसिन नकवी के अंडर में 2 बैक टू बैक ICC के इवेंट में पाकिस्तान बाहर हो गया, पहले राउंड में बाहर हो गया। एक पूरा साल भी नहीं हुआ था 6 फरवरी को आए थे ये पिछले साल, उसी के अंदर 2 बड़े इवेंट बाहर हो गए पाकिस्तान। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे, सिलेक्शन कमेटी पे और प्लेयर्स पे उठ रहे हैं। और अहमद ज़ाहिर शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, हारिस रऊफ और नसीम शाह, आपको लगता है ये इनकी कोई रिप्लेसमेंट हमें मिल सकती है न्यूजीलैंड के लिए, अगर ये खबर सही साबित होती है कि या तो ड्रॉप कर दिया जाए या वो खुद ही ड्रॉप हो जाए? सबसे पहले तो शाहजेब भाई, जो पीछे परफॉर्मेंसेस है ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आखिरी 6 इवेंट्स में, हमें वो इवेलुएट करनी चाहिए। वो क्या है, वो खुद रेस्ट लेने वाली है या ड्रॉप करने वाली है? और फिर आपको पता है कि पिछले कुछ एक दौर में जो इवन चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड्स तक को हटा दिया गया, कंट्रोवर्सीज चली इसी करंट लॉट में, ये किसी वजह से ही चलती हैं। आपको पता होगा कि बात यहाँ तक चली गई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कुछ पर्सनल मैसेजेस भी कप्तान के दिए गए मीडिया पे, तो ये बड़ी चीज़ें थी, ये किसी वजह से हुई। उसके बाद फिर नजम सेठी साहब आए, और उससे पहले थे या बाद में थे, मेरे ख्याल से पहले ही थे। वो इस चीज़ को समझ चुके थे, वो इस चीज़ में आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने डिसीजंस लेना स्टार्ट कर दिए थे। अगर आप देखें तो अफगानिस्तान जब टीम गई थी, उन्होंने 5 प्लेयर्स को ड्रॉप कर दिया था। आई थिंक वो जड़ तक पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली वो भी चले गए। उसके बाद फिर दोबारा से ये मोहसिन नकवी साहब जो है भी चेयरमैन आए, इन्होंने बाबर को कप्तान बनाया, और वहाँ से सारा वो एक ग्रुपिंग का सिलसिला चला। और अब जो हालात हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, ये स्टेबल नहीं है, अब इसको स्टेबल करना है। और मेरा ये मानना है कि जो परफॉर्मेंसेस है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इस टाइम पे, वो ड्रॉप करने वाली हैं और मूव ऑन करना है। आपको देखिए, एक होते हैं शॉर्ट टर्म, आप गोल बनाते हैं, आगे चलते हैं, आपको अब वो नहीं करना है। वो चला गया, पीछे गुजर गया, जब आपका करने का टाइम था आप लोगों ने नहीं किया। अब पानी वहां तक है कि आपको रिवैम्प करना पड़ेगा और एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा विद इन द टीम। यंगस्टर मैं सुनता हूँ नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ कि हम डोमेस्टिक में खेलते हैं, हमारे पास बहुत पोटेंशियल मौजूद है, गिवन द फैक्ट राइट स्काउटिंग हो रही है कि नहीं हो रही, ये कंसर्न है। मेरिट वाले लोग सिलेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये कंसर्न है। अंदर जो कप्तान है पाकिस्तान टीम के अंदर, क्या वो उनको राइट तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, ये कंसर्न है। क्या वो अपने फ्रेंड्स को ऑब्लाइज करने के लिए कहीं उनको बाहर निकालने का तो नहीं सोच रहे? क्योंकि हमने ये फील्ड में क्रिकेट खेली है, हम इसको बिल्कुल साफ एनालाइज कर सकते हैं और हमें पता है टीम के अंदर क्या होता है। सो मेरा मानना यह है कि अगर आपने मुल्क के लिए सोचना है ना, अभी पाकिस्तान के लिए, तो आपको फिर अब बोल्ड स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, अब आपको दलेर स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। अदरवाइज जिस तरह आपने पहले किया था सर्जरी का कह के, और हमें वही प्लेयर देखने को मिल रहे हैं, तो इस तरह बात अब बनेगी नहीं। आपको लाइक सिलेक्टर पे डाल के या 1-2 प्लेयर्स पे डाल के या उनको रेस्ट दे के घर में बिठा के, इस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट आगे नहीं पड़ेगी। आपको एक क्लियर मैसेज देना पड़ेगा पूरी क्रिकेट फ्रेटर्निटी को कि अब ये सब नहीं चलेगा, हमारी क्रिकेट आगे की तरफ हम लेके जा रहे हैं और उसका प्रॉपर एक लाएअमल बनाना पड़ेगा। लेकिन मसला ये है कि क्या आपके पास इस तरह के लोग हैं जो ये सारा स्ट्रक्चर तैयार कर सकें? सो सर, ये पूरा बहुत बड़ा प्रोसेस होता है जहां पे हमारा मुल्क आ गया है, हम एक नॉर्मल सिचुएशन में नहीं है, हम बॉटम की टीम है। और अभी भी क्योंकि मीडिया इतना ज़्यादा है, हर बंदा
अपने लिहाज से बात करता है, जिसने सिलेक्टर बनना होता है वो सिलेक्टर को क्रिटिसाइज करता है, जिसने डायरेक्टर बनना होता है वो डायरेक्टर को क्रिटिसाइज करता है, लेकिन इन होल हम पाकिस्तान की बात करते हैं यार। लेट्स टॉक अबाउट दैट। ये बड़ी इस चीज का टाइम है, हमें किसी से कोई मसला नहीं है। ये बड़ी आम बात है राज भाई। अब एक अहम मसला ये है कि जो कहा जाता है कि जी जो दीगर टीमें हैं उनकी फिटनेस भी, फिर उनके साथ जिस किस्म के उनको सहूलतें और ये सारी बातें की जाती हैं, या फिर उनके साथ मैनेजमेंट। अफगानिस्तान की टीम अब हमें नज़र आ रहा है, हालांकि अब आज का जो मैच एक एक पॉइंट मिलने के बाद अगर कल साउथ अफ्रीका हार भी जाए तो उन्हें इतनी बुरी तरह हारना है कि फिर भी कि उनका रन रेट इतना नीचे जाए, मुश्किल है कि अफगानिस्तान क्वालिफाई कर पाए। बट अच्छी क्रिकेट खेली है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ खेली है, इंटेंट के साथ खेली है। आज भी 3 खिलाड़ी आउट हो गए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे थे, अग्रेसिव खेले, अच्छा स्कोर वो पोस्ट करने में कामयाब हुए, इंग्लैंड को हराया है उन्होंने। तो उनके पास क्या ऐसा है, वो भी इन्हीं कंडीशंस में खेलते हैं, हमसे कभी फैसिलिटीज के साथ खेलते हैं। क्लैरिटी एंड ऑनेस्टी है उनके पास, जो देखा जाए अफगानिस्तान की टीम में, और उनका जो कोचिंग स्टाफ देखा जाए, जोनाथन ट्रॉट को लिया और अभी तक उनके साथ मौजूद हैं। उनके साथ जो कोचिंग स्टाफ है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर हम वेस्ट इंडीज़ के वर्ल्ड कप में देखते हैं तो वहाँ पे उन्होंने ब्रावो को लिया, देखें दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर को लिया, अपना कोच बनाया साथ में। फिर इंडिया में 23 में होता है अजय जडेजा को लिया उन्होंने, और पाकिस्तान में उन्हें यूनुस खान को लिया। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका माइंडसेट क्या है, आप कौन से लोगों को ले रहे हैं। हमारे भी लोग अच्छे हैं, लेकिन हमने बल्क में लोग उठा लिए हैं। 15 टॉप स्टार हमारे पास हैं, पीसीबी के पैनल पे मौजूद हैं, लेकिन एहसान मानी हो, नजम सेठी हो, जका अशरफ साहब हो, रमीज राजा साहब हो, मोहसिन नकवी साहब हो, इनके दौर में ये फेलियर रहे हैं। फेलियर को हमने दोबारा इम्प्लीमेंट किया है, ये फ़र्क है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। अहमद, फिर क्या वजह है? क्योंकि कहा जाता है कि जी जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसके लिए पाकिस्तान के पास प्लेयर्स नहीं है, तो फिर अफगानिस्तान के पास कैसे हैं T20 में और वनडे में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए? देखिए, अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछेंगे ना, तो अफगानिस्तान के अंदर भी अभी बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं उनके सिस्टम के अंदर। बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म आने की ज़रूरत है। वहाँ भी इतनी चीज़ें प्रोफेशनल नहीं है जितनी जो है ना होनी चाहिए। अभी बहुत पीछे है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, मैनेजमेंट, गवर्नेंस, हेल्म ऑफ अफेयर्स पे जो लोग हैं, वो सारी चीज़ें अभी इंप्रूव होने वाली हैं। लेकिन जहाँ तक इन प्लेयरों की बात है ना, इनका जज्बा कमाल है। ये वो मिनिमम फैसिलिटीज़ के साथ ये उसका एक्सक्यूज नहीं बना रहे, ये एक होके खेलते हैं, जज्बे के साथ खेलते हैं। इनकी टीम के अंदर ग्रुपिंग्स नहीं है, ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ये यंगस्टर्स को वेलकम करते हैं, ये राइटियस प्लेयर सिलेक्ट करते हैं। तो जो इनके सीनियर प्लेयर्स है ना, लाइक राशिद, नबी हो गए, गुरबाज अब हो गए, ये दुनिया भर की लीगें खेलते हैं। और ये बल्क ऑफ द डिसीजन जो है अफगानिस्तान क्रिकेट के, वो ये 3 प्लेयर लेते हैं और ये मिलके अच्छी स्काउटिंग करने की कोशिश करते हैं और मेरिट के प्लेयर्स को लेके आके उसको कंफर्ट लेवल देते हैं, टीम के अंदर बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमें देखने को मिल रहा है कि इनकी एक टीम डेवलप होती जा रही है। सो आई थिंक ये कमी रह गई कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर। ये खूबी है जिसकी वजह से लास्ट टाइम भी पाकिस्तान जो है बगैर क्वालिफाई हुए जो है ना बाहर हो गया, और अफगानिस्तान ने उस टाइम भी क्वालिफाई किया लास्ट वर्ल्ड कप के अंदर। और इस दफा भी पाकिस्तान अपने पहले दोनों मैचों में से कोई एक भी ना जीत सका और अफगानिस्तान ने जो है एटलीस्ट एक जीता है। तो ये फर्क है इन दोनों टीमों में। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, काम खबर की तफसीलात आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान एक और मोतबर आलमी इदारे की जमहूरियत की दर्जाबंदी में मजीद नीचे चला गया है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक डेमोक्रेसी इंडेक्स की रैंकिंग में पाकिस्तान की साल 2023 के मुकाबले में 6 दर्जे तनज़ुली हुई है और पाकिस्तान 165 ममालिक और 2 टेरिटरीज में 124वें नंबर पर आ गया है। पाकिस्तान के स्कोर में भी वाज़े कमी आ गई है। 2023 में पाकिस्तान का स्कोर 3.25 पॉइंट्स था, जो 2024 में कम होकर 2.84 पॉइंट्स रह गया है। यानी पाकिस्तान के स्कोर में 0.41 पॉइंट्स की कमी आई है। इस स्कोर की वजह से इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट में पाकिस्तान को 10 ममालिक में शामिल किया गया है जिनके स्कोर में साल 2023 के मुकाबले में सबसे ज़्यादा कमी आई है और जमहूरियत के लिहाज से बदतरीन कारकर्दगी दिखाई है। सिर्फ यही नहीं, रिपोर्ट में हुकूमतों के 4 दर्जे बनाए गए हैं जिनमें फुल डेमोक्रेसी, फ्लॉड डेमोक्रेसी, हाइब्रिड रेजीम और अथॉरिटेरियन रेजीम का दर्जा बनाया हुआ है। और तशवीशनाक बात यह है कि पाकिस्तान को जमहूरियत के हवाले से सबसे बदतरीन दर्जाबंदी यानी अथॉरिटेरियन रेजीम्स में रखा गया है। साथ ही रिपोर्ट में गुज़िश्ता साल होने वाले इलेक्शन के बारे में लिखा गया है कि पाकिस्तान में फरवरी 2024 में होने वाले आम इंतखाबात पर सियासी जबर
और अथॉरिटीज़ की मुदाखलत के इल्ज़ामात लगे। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक इस डेमोक्रेसी इंडेक्स में 165 आज़ाद रियासतों और 2 टेरिटरीज़ में जमहूरियत की सूरत हाल की झलक फराहम की जाती है और इसमें 5 कैटेगरीज़ में 0 से 10 तक स्कोर दिया जाता है, जिनमें इंतखाबी अमल और प्लूरलिज्म पहली कैटेगरी है, जिसमें पाकिस्तान को 8.3 पॉइंट्स दिए गए हैं। दूसरी कैटेगरी हुकूमत की फंक्शनिंग से मुतालिक है, जिसमें पाकिस्तान को 4.29 पॉइंट्स दिए गए हैं। तीसरी कैटेगरी सियासी शमूलियत यानी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की है, जिसमें पाकिस्तान को 2.78 पॉइंट्स दिए गए हैं। चौथी कैटेगरी सियासी कल्चर से मुतालिक है, जिसमें पाकिस्तान को 2.5 पॉइंट्स दिए गए हैं, जबकि 5वीं कैटेगरी शहरी आज़ादियों के बारे में है, जिसमें पाकिस्तान को 3.82 पॉइंट्स दिए गए हैं। इसके अलावा जमहूरियत के हवाले से फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट भी जारी हुई है और उसमें भी पाकिस्तान के 3 पॉइंट्स कम हो गए हैं। साथ ही रिपोर्ट में आज़ाद, जुज़वी तौर पर आज़ाद और गैर आज़ाद ममालिक की 3 कैटेगरीज़ में पाकिस्तान को जुज़वी तौर पर आज़ाद करार दिया गया है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।